अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आईकेप के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास पेपर्स का स्प्रिंग 2025 का सवाल है। स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है वर्क हार्ड लिमिटेड is engaged in manufacturing three products and uses activity based costing for allocation of factory overheads। यानी कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स को बांटने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है। The details of its overheads for the month of April 2025 are estimated as follows। और फिर आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है। सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर, फ्यूल एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री के लिए, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। द फॉलोइंग डेटा इज एस्टिमेटेड फॉर एलोकेटिंग द फैक्ट्री ओवरहेड्स। और जाहिर है हमें हर ओवरहेड्स के लिए उसकी एक रेलेवेंट कोई बेसिस या बुनियाद चाहिए होती है। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको डेटा दिया हुआ है। अच्छा, साथ में ये याद रखिएगा कि सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूट दी फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब इससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या हमें ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर ढूंढना है या हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करना है। तो देखिए लिखा हुआ है कंप्यूट दी फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आपने करना ये होगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में बांटना होगा। ओवरहेड्स को बांटने के लिए, ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एलोकेट अपोर्शन करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला तरीका ही अप्लाई होगा। लेकिन जब वो ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे तो फिर सवाल बोलता है कि उसको आप पर डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट करना है, यानी कि उसको आप टोटल लेबर आवर से डिवाइड करना। मेन प्रिंसिपल आपने जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही इस्तेमाल करना है। अब मैं ये कर बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज को कर रहे होंगे। अच्छा, अब जहां पर ये हमारे पास जो एडिशनल नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है ये इसलिए दी हुई है कि ऊपर वाली एक्टिविटीज को हम रेलेवेंट तरीकों से ब्रेक कर सकें, बाइफरकेट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तकसीम कर सकें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर्स के कॉस्ट की, ठीक है। तो सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर की जो कॉस्ट है वो जितना लेबर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा होगी, किसी तरह से लेबर से लिंक्ड है। तो इसका ताल्लुक जो है ना वो लेबर आवर्स से होगा, ठीक है जी। मैं साथ में एक वर्किंग के लिए एक टेबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर वर्किंग करता हूँ और वर्किंग की में मैं कुछ कैलकुलेशंस करूँगा। अच्छा, हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं। ए है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। ठीक है जी, हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। कुछ वर्किंग जो हमें मेन वर्किंग पर जाने से पहले करनी होंगी वो ये है कि सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर्स के लिए हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए। वो कैसे आएंगे? हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं और फिर हमें प्रोडक्शन के यूनिट्स भी दिए हुए हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट करूं, अगर मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम ए के लिए कहेंगे कि एक यूनिट पर 1.25 आवर्स लगते हैं और टोटल 50,000 यूनिट्स हैं। तो 1.25 आवर्स के हिसाब से 50,000 यूनिट्स के 50,000 इंटू 1.25 यानी कि 62,500 आवर्स हो गए। उसके बाद बी के लिए आपके पास 1.5 आवर्स है और 55,000 यूनिट्स हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 55,000, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 55,000 यह आ जाता है 82,500 आवर्स। ठीक है जी, 82,500 लेबर आवर्स यहाँ पे लग रहे हैं। और सी के लिए हमारे पास 1.75 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाई 60,000, मल्टीप्लाइड बाई 60,000। तो 1.75 इंटू 60,000 यह आ जाता है 105,000, 105,000 आवर्स यहाँ पर चाहिए।
ठीक है जी। ये मैंने क्या किया, मैंने आपके पास हर तरह के प्रोडक्ट के लेबर आवर्स को कैलकुलेट कर लिया। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी मेन वर्किंग में। और एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम टोटल भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, टोटल क्या बनेगा? 62,500, 82,500 और 105,000। टोटल बन रहा है 250,000 आवर्स, 2.5 लाख घंटे। 250,000 आवर्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। हमें जब सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर की कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के बीच में बांटना होगा तो डायरेक्ट लेबर आवर्स की जरूरत होगी, इसलिए मैंने ये पहली वर्किंग करी है। ठीक है, फिर अगला है आपके पास फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल कहाँ यूज होगा? फ्यूल किसी एनर्जी से लिंक्ड है ना, फ्यूल एंड पावर एनर्जी की कंजम्पशन से लिंक्ड है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ, हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन पर मशीन आवर दिया हुआ है। इसका मतलब एक मशीन अगर 1 घंटा चलती है ना तो 6 यूनिट्स एनर्जी के कंज्यूम करती है। ठीक है, हर मशीन एक ही जितनी एनर्जी कंज्यूम करे जरूरी नहीं है। इससे हर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की मशीन के बारे में बता दिया। लेकिन क्योंकि ये एनर्जी कंजम्पशन आर पर मशीन आ रहा है, एनर्जी कंजम्पशन पर मशीन आ रहा है, तो पहले हमें मशीन आवर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो हम एक और हेडिंग डालते हैं मशीन आवर्स की, और मशीन आवर्स की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा देखिए, एक ही बात करते हैं। तो अब हमारे पास ये मशीन आवर्स पर यूनिट है। ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर लगता है, और ऊपर हमारे पास टोटल यूनिट्स भी हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए हमने कितने कितने मशीन आवर्स इस्तेमाल करे। पहले हम ए की बात करते हैं। ए के लिए एक यूनिट को बनने के लिए 0.3 मशीन आवर्स लगते हैं, और टोटल 50,000 ए के यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। तो 0.3 इंटू 50,000 अगर मैं करता हूं तो ये 15,000 आता है। ठीक है जी, 15,000 मशीन आवर्स की जरूरत है हमें ए के लिए। बी की बात करते हैं। एक यूनिट पर 0.36 मशीन आवर्स लगते हैं, 55,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। तो 55,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.36 से, ये हमारे पास 19,800 आ जाता है। सी की अगर मैं बात करता हूं तो 0.42 आवर्स एक यूनिट पर लगते हैं, और 60,000 यूनिट्स हैं। तो 0.42 इंटू 60,000 अगर मैं कर देता हूं तो ये 25,200 आवर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, 25,200 आवर्स आ जाते हैं। अब ये टोटल 15,000, 19,800 और 25,200, यानी कि टोटल 60,000 मशीन आवर्स बन रहे हैं। टोटल 60,000 मशीन आवर्स बन रहे हैं, 60,000। सही है। अच्छा, अब एनर्जी कंजम्पशन कैसे दी थी? पर मशीन आवर। 1 घंटे के लिए मशीन चलेगी तो इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो अब हमें अगर टोटल एनर्जी कंजम्पशन ढूंढनी है, हम यहाँ पर अपने पास अगला काम करते हैं। एनर्जी टोटल एनर्जी कंजम्पशन टोटल एनर्जी कंजम्पशन ढूंढनी है ना हमें। टोटल एनर्जी कंजम्पशन कैसे आएगी? 6, 10 और 15 दिया हुआ है पर मशीन आवर। तो आप ऊपर से 15,000 उठाएं, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से। ऊपर से 19,800 घंटे उठाएं, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर से 25,200 घंटे उठाएं और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें। 15,000 इंटू 6, ये 90,000 बनता है। ठीक है जी। उसके बाद 19,800 इंटू 10, ये 198,000 बनता है। उसके बाद 25,200 इंटू 15, ये 378,000 बनता है। और टोटल 90,000, 198,000, 378,000, ये टोटल 666,000, 666,000 हमारे पास एनर्जी की टोटल कंजम्पशन आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमने किया क्यों? क्योंकि जो फ्यूल एंड पावर है वो एनर्जी से रेलेवेंट है, तो हमें टोटल एनर्जी चाहिए थी। फिर है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन्स का। मशीन्स की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उनकी जो मरम्मत है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो किस चीज़ पर लिंक्ड होगी? सर वो मशीन आवर्स पर लिंक्ड होगी, क्योंकि जो मशीन जितने घंटे ज़्यादा चलेगी उस पर उतनी ही मेंटेनेंस ज़्यादा लगनी चाहिए।
फिर है फैक्ट्री की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। फैक्ट्री की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है उसके लिए क्या होगा, अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो हमारे पास एरिया ऑक्यूपाइड दिया हुआ है। अब जिस फैक्ट्री का या पूरी फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट जो है ज्यादा एरिया पर उसकी मशीन्स लगी हुई होंगी, उस एरिया के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस ज्यादा होगी ना। जनरली जो बिल्डिंग्स होती हैं, लैंड होता है, वो एरिया के हिसाब से देखा जाता है कि कितना बड़ा है और उसकी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एरिया ऑक्यूपाइड चाहिए। इसके लिए हमें एरिया ऑक्यूपाइड चाहिए। अच्छा, एरिया ऑक्यूपाइड हमें कैसे दिया हुआ है, बाई ईच मशीन दिया हुआ है। एक मशीन इतने एरिया में, लेकिन एक ही कितनी मशीन्स है, 30 मशीन्स है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 30 मशीन्स है और हर मशीन 20 स्क्वायर यार्ड्स पर है, तो हमें टोटल एरिया की कोई वर्किंग करनी पड़ेगी। तो एक और वर्किंग हमारी होगी एरिया ऑक्यूपाइड की, कि कितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है। और जिस तरह से पहली हो जाएगी 30 मशीन्स है, हर मशीन 20 स्क्वायर यार्ड पर है। दूसरा है 40 मशीन्स है, 40 मशीन्स है, हर मशीन 18 स्क्वायर यार्ड पर है। और तीसरा होगा हमारे पास 50 मशीन्स है, 50 मशीन्स है और हर मशीन 16 स्क्वायर यार्ड पर है। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर आ जाएगा। तो 30 इंटू 20 आपके पास आ जाता है 600। यह आंसर है हमारा 600। उसके बाद 40 इंटू 18 हमारे पास आ जाता है 720। और उसके बाद हमारे पास 50 इंटू 16 आ जाता है 800। ठीक है जी। तो आपके पास ये 600 प्लस 720 प्लस 800, टोटल मेरे ख्याल में 2120 का एरिया आपका ऑक्यूपाइड है। और इस हिसाब से हम अपनी एरिया ऑक्यूपाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो फैक्ट्री की है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो ऑर्डर्स को हैंडल करता है। अब आपके पास यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, यानी कि एक वक्त पर कितनी चीजें मंगवाते हो और टोटल पूरे साल में कितनी चीजें मंगवाई। सॉरी, रॉ मटेरियल जो परचेज किया वो ये रहा, परचेजेस कितनी करी वो भी आपको मालूम है, तो आप इसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वर्किंग कर लें, ताकि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर से आपकी ऑर्डरिंग वाली कॉस्ट जो है वो लिंक्ड होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर आते हैं। कैसे आएगा भाई, 75,000 चीज़ें मैंने प्रोडक्ट ए के लिए मंगाई हैं और एक बारी में 25,000 चीज़ें मंगवाता हूं, तो इसका मतलब 3 बार इसके लिए ऑर्डर्स प्लेस करे होंगे। इसी तरह से 1,10,000, 1,10,000 बार चीज़ें परचेज करी हैं बी के लिए, और एक बारी में 27,500 चीज़ें मंगवाता हूं, तो 1,10,000 को मैंने डिवाइड किया 27,500 से, ये आ जाता है 4 ऑर्डर्स। और फिर 1.5 लाख चीज़ें सी के लिए मंगाई हैं और एक बारी में 30,000 चीज़ें मंगाई हैं, एक बारी में 30,000 चीज़ें मंगवाई हैं, तो 1.5 लाख को मैं डिवाइड कर देता हूँ 30,000 से, तो ये आ जाता है 5 ऑर्डर्स। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 बार मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, उसका यहाँ पर मैंने हिसाब किताब लिख दिया। अच्छा, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या होगा, नीचे ही लिखा हुआ है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। यानी कि अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए आप इसको जो है वो प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं उस हिसाब से बांट दीजिएगा। तो इसके लिए हमें जो है वो कोई बेसिस कैलकुलेट करने की एसएच नीड नहीं है। अब जब हमने ये वाला टेबल बना लिया, ये हमारी वर्किंग आ गई, वर्किंग में हमने सारी चीज़ों की कैलकुलेशन शो कर दी। अब हम अपना मेन काम कर सकते हैं। मेन काम किस तरह का करेंगे, मेन काम यहाँ पर हम एक जगह पर तो अपने ओवरहेड्स का नाम लिखेंगे कि भाई कौन से ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेन काम है ना। क्या काम है भाई, एक जगह पर आपने ओवरहेड्स की हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपने बेसिस की हेडिंग डालनी है कि आखिर बेसिस क्या है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है कि ए है, बी है या सी है। ठीक है जी, ये काम करना है। अब आपके पास क्या क्या ओवरहेड्स है भाई, ऊपर जो जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं वो आप यहाँ पर कॉपी कर दें। आपके पास क्या क्या नाम लिखे हुए आ रहे हैं, सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर्स। अच्छा जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट डालता हूँ, सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर, आपने पूरा नाम लिखना होगा। इसकी बेसिस क्या थी, इसकी बेसिस थी डायरेक्ट लेबर आवर्स, आप पूरा लिखेंगे, मैं ज़रा शॉर्टकट में कर रहा हूँ काम। दूसरा क्या है भाई, आपके पास फ्यूल एंड पावर है। ठीक है जी, अगली चीज़ आपके पास फ्यूल एंड पावर है। फ्यूल एंड पावर की बेसिस क्या थी, जो आपने एनर्जी की कैलकुलेशन करी। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थी,
एक मशीन की, दूसरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थी फैक्ट्री की। अगेन आप मुकम्मल नाम लिखेंगे, मैं सिर्फ शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिख देना है भाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो मशीन्स की है उसके लिए हमने मशीन आर की बेसिस लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, फैक्ट्री के लिए एरिया वाली बेसिस लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा अगला क्या है भाई, अगला है आपके पास ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट क्या यूज करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यूज करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद अगला क्या है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके लिए बेसिस क्या है भाई, प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, सवाल में ही लिखा हुआ था, मेंशन था, दिया हुआ था, बता दिया था हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने ओवरहेड्स को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे भाई, आपके पास मिसाल के तौर पे पहले सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर के टोटल कितने हैं, 14,400 ना। यहाँ पर अगर टोटल लिखा हुआ हो, टोटल है 14,400, ठीक है जी। अब 14,400 को हमें किस बेसिस पर बांटना है, हमें लेबर आवर्स की बेसिस पर बांटना है। तो पहली वर्किंग जो आपकी होगी, अगर आप यहाँ पर वर्किंग यहीं पे दिखा दें तो आप कह सकते हैं 14,400 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 62,400। 14,400 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 62,500, ठीक है जी। 3,600 ये आ जाता है। फिर वापस से 14,400 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 82,500। 4,752 ये वाली वैल्यू आ जाती है। अच्छा जी, सी के लिए थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, सी को ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। 4,752। अब देखिए जब तक आप लिखकर ये सवालात सॉल्व नहीं करेंगे ना तो आपको ये एडजस्टमेंट का भी आइडिया नहीं होगा कि भाई कितनी जगह मुझे छोड़नी थी। तो ये ज़रूर आप लोग लिख लिख के करिएगा। मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो आराम से मैं मिटा सकता हूँ, आप लोगों के लिए ये मसला आ सकता है। फिर आ जाएगा भाई 14,400 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1,05,000। 14,400 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1,05,000, ये बन जाता है 6048। 6048। इसी तरह से एनर्जी की बात करते हैं। फ्यूल एंड पावर का टोटल कितना था, 13,320। फ्यूल एंड पावर टोटल था 13,320। और ऊपर क्या है भाई, अच्छा 15,000। फ्यूल एंड पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्यूल एंड पावर एनर्जी कंजम्पशन की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो 666,000 है, 90,000 और 666,000, तो 13,320 डिवाइडेड बाई 666,000 मल्टीप्लाइड बाई 90,000। 13,320 डिवाइडेड बाई 666,000 मल्टीप्लाइड बाई 90,000, ये 1,800 आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला होगा 13,320 डिवाइडेड बाई 666,000 मल्टीप्लाइड बाई 198,000। 198,000। तो 13,320 डिवाइडेड बाई 666,000 मल्टीप्लाइड बाई 198,000, यह आ जाता है 3,960, ठीक है जी। और अगला आपके पास है 13,320। 13,320 डिवाइडेड बाई 666,000 मल्टीप्लाइड बाई 378,000। 378,000, ठीक है जी। 13,320 डिवाइडेड बाई 666,000 मल्टीप्लाइड बाई 378,000, यह आ जाता है 7,560। 7,560। इसी तरह से आपने सारी चीज़ों को जो है उनके दिए हुए रेशियोज में बांट देना है।
जिस तरह से अब आपके पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है मशीन की, तो मशीन आज आपके पास 60,000 आ रहे हैं, 15,000 ओवर 60,000 होगा। और अच्छा टोटल मशीन है कितना, टोटल 9,000 का खर्चा है। टोटल खर्चा जो आपका है ये वाला, ये 9,000 है और 15,000 और 60,000 है। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, ये बन जाता है 2250। उसके बाद 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा भाई, मल्टीप्लाइड बाई आपके पास मशीन आज है 19,800, 19,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 19,800, ये आ जाता है 2970। उसके बाद फिर अगला क्या है भाई, अगला है हमारे पास 25,200। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 25,200, 25,200, 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 25,200, तो ये आ जाता है 3780, 3780। अभी भी बहुत बाकी है भाई। एरिया के हिसाब से, एरिया आपका 2120 टोटल है। अच्छा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एरिया का कितना है टोटल, 6360, 6360, 6360, ठीक है, 6360। और एरिया के हिसाब से होगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर देता हूँ, 600 डिवाइडेड बाई 2120 इंटू 6360, पहला आएगा आपका 1800। उसके बाद 6360 डिवाइडेड बाई 2120 इंटू 720, दूसरा 2160 आएगा। उसके बाद 6360 डिवाइडेड बाई 2120 इंटू 800, यानी कि 2400 आएगा। उसके बाद आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, 3300 थी। तो 3300 लिखा इधर, और 3300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 यानी कि 825 इधर आ जाएगा। 3300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 यानी कि 1100 इधर आ जाएगा। 3300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 यानी कि 1375 इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने जो बाकी आपके अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो 1275 के हैं, 1275 के हैं। और आपके पास प्रोडक्शन के यूनिट्स पर उनको बांटना है 50, 55 और 60, 50, 55 और 60 यानी कि टोटल 165,000 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स का टोटल। तो उसकी बेसिस पर हम आखिरी अपने ओवरहेड्स बांटते हैं, 1275 डिवाइडेड बाई 165 इंटू 50, ये तकरीबन 1275 डिवाइडेड बाई 165,000 इंटू 50,000, यह आ जाता है 386.36 तकरीबन, ठीक है। तो हम 386 ले लेते हैं, हम सारी की सारी वर्किंग्स जो हैं वो राउंड ऑफ कर कर ले लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर 1275 डिवाइडेड बाई 165,000 इंटू 55,000, तो अगला आ जाएगा 425। फिर 1275 डिवाइडेड बाई 165,000 मल्टीप्लाइड बाई 65,000, तो अगला आ जाएगा 502.3 है। तो हम 50, एक मिनट, अगला वाला हमारा ये 60 है। अच्छा 1275 डिवाइडेड बाई 165,000 इंटू 60,000, क्या आ जाता है 463.6, तो 464 कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर हम इनका टोटल कर लेंगे। अब देखिए आपने अपने ओवरहेड्स को जो है ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटीज के हिसाब से ही बांटा है, तो पहले तो इन टोटल्स पर आ जाते हैं। 3600, 1800, 2250, 1800, 825, 386, ये आ जाता है 10661, 10661। अगला होगा 4752, 3960, 2970, 2160, 1100 और 425, 15367 आ जाता है।
15367 आ जाता है। उसके बाद उससे अगला जो आपका है वो है 6048 7560 3780 2400 1375 और 464, टोटल 21627 आ जाता है। 21627 आ जाता है। यहाँ पर क्या बात खत्म हो गई? नहीं, उसने बोला था कि मुझे जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर कर क्या बताना, ओवरहेड्स रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। तो ये 10661 को हमें लेबर आवर्स से भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेबर आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 62,500 है प्रोडक्ट ए के। बी के लिए 15367 डिवाइडेड बाई कितने आवर्स है भाई? 82,500 है, 82,500 है। और सी के लिए कितने हैं? 21627 डिवाइडेड बाई 1,05,000। ठीक है जी। तो हम ये डिविजन कर कर देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। 10661 डिवाइडेड बाई 62,500। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये इन थाउजेंड्स है। देखिए यहाँ पर रुपीज इन थाउजेंड्स था, जबकि जो लेबर आवर्स हमने कैलकुलेट करे हैं ना वो थाउजेंड में राउंड ऑफ नहीं हुए। तो आप यहाँ पर 3 3 3 0 हर जगह बढ़ा दें अपनी फाइनल वर्किंग में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि वो वैल्यूज जो है वो 10661,000 है डिवाइडेड बाई 62,500। पहला आंसर है आपका 170.58 पर आर, 170.58 पर लेबर आर। दूसरा 15367,000 डिवाइडेड बाई 82500 यानी कि 186.27, 186.27 पर लेबर आर। और तीसरा है आपके पास 21627,000 डिवाइडेड बाई 105,000 यानी कि 205.97 पर आर, पर लेबर आर। 205.97 पर लेबर आर। ठीक है जी। तो ये आपके फाइनल 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 आंसर्स हैं। यहाँ पर ये सवाल खत्म हुआ। देखिए सवाल के मार्क्स कितने थे भाई? 9 मार्क्स थे। 9 मार्क्स के हिसाब से 1.8 मिनट्स के हिसाब से कितनी देर में आपको कर लेना चाहिए था? 9 इंटू 1.8 आपको ये 16.2 मिनट्स में कर लेना चाहिए था। सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, एक तो प्रैक्टिस से थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर लगे तो देखे ना, ये सवाल ऐसा था कि इसमें कोई खास कोई गलती के इम्कानात बहुत कम है, यानी कि 9 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते थे। तो बहरहाल कुछ सवाल ऐसे होंगे जो शायद टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी सवाल को दोबारा से ज़रूर प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़िएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।